हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रूव करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि है इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसी फार्मूले से हम लोग निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स। ओके, राइट। सो हमारे पास ये रिजल्ट इसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले ए इनवर्स क्या है? सिंस ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है तो ये इंप्लाई करेगा ए इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए इट शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, तभी आपका ए इनवर्स ए का इनवर्स है। ये डेफिनेशन है ए इनवर्स की। ओके, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो हमें प्रूफ करना होगा, वी हैव टू प्रूफ अगर ये ए इनवर्स है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। और जहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू ये है, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ए इनवर्स जो है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें 1 सेकेंड, सो दिस इज योर एडजॉइंट, it is adjoint, okay, adjoint of A and divided by determinant of A, okay। तो अगर इसका हम I के एलिमेंट निकालें, I के एलिमेंट कोई A इनवर्स एक मैट्रिक्स है तो इसका एलिमेंट होगा I के एलिमेंट क्या हो जाएगा? एडजॉइंट। एडजॉइंट बेसिकली क्या है आपका? एडजॉइंट है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, सो दिस इज योर सी आई के का ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो दिस विल बी योर सी के आई, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब होता है रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। सो ये रो बताता है और ये कॉलम बताता है, तो अब ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज लगा हुआ है। सो यू हैव हियर डिटर्मिनेंट ए। ओके, सो ए इनवर्स की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? मतलब आई केथ एलिमेंट अगर निकालोगे दैट इज नथिंग बट सी के आई अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ओके, राइट। और अगर हम कंसीडर करें, कंसीडर इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, कंसीडर ए इनवर्स ए एंड दिस इज योर आई जे इज इक्वल टू, अब ये क्या है? ए इनवर्स ए, दो मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? सबसे पहले पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट और दूसरा मैट्रिक्स का एलिमेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई, मतलब कि रो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स पहले मैट्रिक्स का कॉलम एलिमेंट दूसरे के रो से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे A1 A2 है, B1 B2 है, एंड सपोज ये आपके पास C1 C2 है, C3 C4 है। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कॉलम एलिमेंट पहला और इसका पहला रो एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा कॉलम एलिमेंट और दूसरा रो एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। दैट्स वाई यू कैन राइट इट एज, ये जो मैट्रिक्स है ए इनवर्स ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब आई जे एलिमेंट निकालेंगे तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसे। अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, इक्वेशन 1 से यूज कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स ए, और ये हो गया आपके पास आई जे इज इक्वल टू समेशन ओवर के। ए इनवर्स आई के की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो दिस विल बी सी के आई अपॉन डिटर्मिनेंट ए, determinant of A, and then you have A K J. Okay, right. Suppose this is your equation number 2. This is equation number 2. Okay, now हमारे पास एक एक्सपेंशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन। सो कोफैक्टर एक्सपेंशन बेसिकली हमें क्या बताता है कि हम डिटर्मिनेंट को, किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। सो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज
समेशन ओवर के ए के आई एंड सी के आई, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो जहाँ पे सी क्या है, कोफैक्टर एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, राइट। सो सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. if we consider a matrix, we consider a matrix A dash, और A dash क्या है, मैट्रिक्स A से ही फॉर्म हो रहा है, but A dash has ith and jth columns identical. ओके, सो कहने का मतलब क्या है कि इस ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, सपोज आपके पास मैट्रिक्स ये है A1 A2 A3 है ना, B1 B2 और B1 B2 और ये हो गया C1 C2। इसका मतलब इसमें दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, इसको भी हम A1 अगर मान लें, ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल है, तो जब भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होगा मैट्रिक्स का, जीरो। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ए डैश ए से ही फॉर्म हुआ है, बस ए में जो आपके पास मैट्रिक्स है, जैसे अगर हम एक बार फिर से यहाँ बताएं, सो सपोज ए मैट्रिक्स ये है आपके पास, फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, और ए डैश जो है वो ये है A1 A2 A3, कोई दो कॉलम सेम है, और ये आपके पास है A1 A2 A3 और C1 C2 C3। तो जब भी ये होगा तो ए डैश का डिटर्मिनेंट वो जीरो हो जाएगा, ए डैश का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और ए डैश का डिटर्मिनेंट जीरो होगा लेकिन कोफैक्टर सेम होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश विल बी जीरो, बट अगर आप कोफैक्टर लिखोगे, सो कोफैक्टर दैट मीन्स सी के आई डैश इज इक्वल टू सी के आई, इसका जो कोफैक्टर होगा वही इस मैट्रिक्स का भी कोफैक्टर होगा। ओके, so the determinant of A dash is 0, but the cofactor has no change, has same. okay, right, तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके, सो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए डैश का जीरो होगा लेकिन जो कोफैक्टर होगा वो सेम होगा। तो फिर से हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम कोफैक्टर एक्सपेंशन। अगर हम इस मैट्रिक्स ए डैश के लिए निकालेंगे तो क्या होता है, कोफैक्टर एक्सपेंशन बोलता है कि डिटर्मिनेंट जो होगा उसको आप लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट को लिख सकते हो कोफैक्टर के टर्म में। ओके, इतना हो जाएगा, और समेशन ओवर के, राइट, इसको बोलते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन। अब ए के आई डैश को हम लोग लिख सकते हैं ए के जे, ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपके पास है ए के आई डैश, ये किससे मिलकर के बना हुआ है, ये बना हुआ है मैट्रिक्स ए से, आई वाला जो कॉलम है वो जे से रिप्लेस है, तो हम यहाँ पे जे यूज कर सकते हैं, डैश हट जाएगा। सी के आई डैश सी के आई के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जब दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उससे कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होने वाले हैं, आपका जो ए का होगा कोफैक्टर वही ए डैश का कोफैक्टर होगा। ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ लिख दीजिए ए आई नॉट इक्वल टू जी। डिटर्मिनेंट ए डैश जीरो है, सो दिस विल बी ए के जे एंड दिस इज योर सी के आई। ओके, so let's call this equation as equation 3 and equation 4. Combining equation 3 and equation 4, इक्वेशन 4 जो है इसमें एक यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपके पास i और j बराबर नहीं है ना, इस मैट्रिक्स में i j कहाँ बराबर है, तो a डैश में बराबर है, दैट्स वाई वी हैव रिप्लेस्ड a डैश मैट्रिक्स with a k j. Okay, so combining equation 3 and 4, we can write summation over a k j and c k I as nothing but determinant of a delta I j, जहाँ पे delta I j क्या है, क्रोनिकर डेल्टा है, where
डेल्टा आई जे इस क्रोनेकर डेल्टा, इसकी वैल्यू होगी 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, वैल्यू होगी 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। तो अगर हम देखें तो क्या ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का कंबाइंड फॉर्म है? चेक कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 3 में क्या है, आई बराबर जे है, तो ये डिटर्मिनेंट के बराबर आ रहा है। तो इस इक्वेशन में अगर हम आई बराबर जे रखेंगे तो ये जे है आपका, दिस इज जे बराबर आई हो जाएगा और ये समेशन के ऊपर हो रहा है। तो आई बराबर जे जब रखोगे तो इधर आ जाएगा आपके पास ए के आई सी के आई, तो हमें भी इधर भी रखना पड़ेगा आई बराबर जे, तो हो जाएगा डेल्टा आई आई, और डेल्टा आई आई की वैल्यू 1। दैट मीन्स this equation will be converted into summation over k aki cki is equal to determinant a। ओके राइट। फिर जब i और j बराबर नहीं है, जब i और j बराबर नहीं है तो ये इक्वेशन क्या आएगा, तो यहाँ पे i और j बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस विल गिव यू इक्वेशन नंबर 4। तो ये एक सिंगल इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का कंबाइंड फॉर्म है विद द हेल्प ऑफ क्रोनेकर डेल्टा। ओके राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए के जे सी के आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट डेल्टा आई जे। तो अगर अब हम ये वैल्यू जो है इसको सपोज मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, और इसकी वैल्यू अगर हम उठा करके रख दें यहाँ पे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में क्या है सी के आई ए के जे, तो यहाँ पे उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट okay substitute equation 5 in equation 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए आई जे इज इक्वल टू समेशन ओवर के, यहाँ पे क्या था समेशन ओवर के सी के आई ए के जे, तो समेशन ओवर के सी के आई ए के जे, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट डेल्टा आई जे, और नीचे आपके पास डिटर्मिनेंट तो था ही, तो दिस इज डिटर्मिनेंट, यहाँ पर टी लगा देते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले से था, तो ये और ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास डेल्टा आई जे। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इनवर्स ए जो आपने निकाला है उसकी वैल्यू आ जाएगी क्रोनेकर डेल्टा के बराबर। तो अगर हम कैलकुलेट करें सो ए इनवर्स ए की वैल्यू होगी 1 व्हेन आई एंड जे आर सेम, व्हेन आई एंड जे नॉट आर सेम तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब अगर इसको हम लिखें यहाँ पे, ये हमने कैसे लिखा है क्रोनेकर डेल्टा के डिफिनीशन से कि अगर आई जे सेम है तो 1 अदरवाइज 0। अगर इसको हम लिखें ए इनवर्स ए, तो ये हो गया आई और जे सेम है, तो आई जे सेम कौन कौन सा का होगा, इसका हो जाएगा, फिर 0 0 0 एंड सो ऑन, 0 0 0 एंड सो ऑन। फिर आई जे A11 एलिमेंट हो गया, फिर A12 ये होगा, A13 सब 0 हो जाएगा, A21 A22 A23 सब 0 होगा। फिर A21 दिस विल बी योर A21 A31 एंड A41, ये सारे एलिमेंट होंगे। A21 के बाद आएगा A22, तो A22 मतलब यहाँ आई बराबर 2 जे बराबर 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 0 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे ये एलिमेंट होगा A33, इसकी भी वैल्यू होगी 1 0, फिर 0 0 1 एंड सो ऑन। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब हम लोगों ने प्रूफ कर लिया ए इनवर्स ए इज नथिंग बट आइडेंटिटी। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया था ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके कैलकुलेट करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए।